ऑडियो क्लासेस विद एसबी सिंह में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद की संधि। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के षड्यंत्र का परिणाम था, जबकि बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की सैन्य नीतियों का परिणाम था। बक्सर के युद्ध ने बंगाल पर अंग्रेजों के वैधानिक अधिकारों की पुष्टि कर दी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे अपने सैन्य पराक्रम से जीता था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत के तीन राजाओं की संयुक्त सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। वास्तव में द्वैध शासन के माध्यम से भी बंगाल को लूटा गया। द्वैध शासन का प्रारंभ लॉर्ड क्लाइव ने किया था। द्वैध शासन 1765 से लेकर 1772 तक के काल में चला था। मुगल प्रांतों में दो प्रकार के अधिकारी होते थे, सूबेदार, दीवान। मुगल काल में सूबेदार का कार्य राज्य में कानून व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था की देखरेख करना था, जबकि दीवान मुख्य रूप से राजस्व की वसूली तथा वित्त व्यवस्था की देखरेख करता था। ये दोनों अधिकारी मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायी होते थे। इसके साथ ही ये एक दूसरे पर भी नियंत्रण का कार्य करते थे। इस व्यवस्था के कारण प्रांतों में विद्रोह की समस्या उत्पन्न नहीं हो पाती थी। औरंगजेब के काल में मुर्शिद कुली खां ने मुगलों से बंगाल को पूरी तरह से आजाद कर लिया था। यद्यपि कि मुर्शिद कुली खां ने कभी भी स्वयं को बंगाल के स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित नहीं किया था, किंतु वह बंगाल पर एक शासक के तौर पर नियंत्रण बनाए हुए था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को भी पराजित किया था। मुगल बादशाह को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी। इलाहाबाद की संधि हेतु क्लाइव को दूसरी बार भारत का गवर्नर बनाकर भेजा गया। यह संधि 2 चरणों में संपन्न हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं। कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। इसके बदले में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। कंपनी ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद छीनकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया। बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अल्पायु नवाब नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। कालांतर में कंपनी ने धीरे धीरे नजमुद्दौला के सारे अधिकार छीन लिए और अब नजमुद्दौला केवल नाम मात्र का नवाब रह गया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के तहत कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के ही खर्चे पर अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी गई। नवाब द्वारा कंपनी को हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए दिया गया और कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षिता में जागीरदार बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, हालांकि यह अवध के राजा के अधीन ही माना गया। द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन का जन्मदाता लॉर्ड क्लाइव था। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 को माना जाता है। इसका मूल तत्व यह था कि बंगाल में निजामत और दीवानी का वास्तविक अधिकार तो कंपनी के हाथों में था, लेकिन उत्तरदायित्व बंगाल के नवाब का था। कंपनी दीवानी और निजामत भारतीयों के माध्यम से करती थी, जबकि वास्तविक अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में रखा था। इसका सीधा तात्पर्य यह था कि एक तरफ तो कंपनी का उत्तरदायित्व विहीन अधिकार था, जबकि दूसरी तरफ नवाब का अधिकार विहीन उत्तरदायित्व था। यही द्वैध शासन का मूल तत्व है। कंपनी ने बंगाल के अल्पायु नवाब को 53 लाख रुपए देकर बंगाल की सूबेदारी निजामत का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी को मिल गया था। इस तरह कंपनी अब बंगाल में न केवल राजस्व वसूली और वित्त का कार्य करने लगी, बल्कि अब कानून व्यवस्था का कार्य भी करने लगी थी। द्वैध शासन लागू होने के पश्चात अब बंगाल में दीवानी और निजामत दोनों का अधिकार कंपनी के हाथ में था। कंपनी ने निजामत प्रशासनिक कार्यों के लिए मोहम्मद रजा खान को नायब सूबेदार नियुक्त किया और दीवानी कार्य राजस्व वसूली के लिए 3 उप दीवान नियुक्त किए। ये उप दीवान थे मोहम्मद रजा खान बंगाल, राजा सिताब राय बिहार, राय दुर्लभ उड़ीसा। वास्तव में बंगाल में राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था दोनों कार्यों की देखरेख अंग्रेजों द्वारा ही किया जाता था। भारतीय दीवान और सूबेदार केवल नामात्र के शासक थे। द्वैध शासन का परिणाम। कंपनी ने बंगाल का निजामत अपने हाथों में तो ले लिया था, किंतु उसे कानून व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उनकी नज़र बंगाल में राजस्व व्यवस्था पर थी। इसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल में कानून व्यवस्था ठप हो गई, चारों ओर अराजकता और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। द्वैध शासन के दौर में कंपनी ने दस्तक का खूब दुरुपयोग किया। दस्तक के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप एक तरफा शुल्क मुक्त व्यापार हुआ। इसके चलते बंगाल में व्यापार वाणिज्य का पतन हो गया। बंगाल सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था।
कंपनी के डायरेक्टर्स ने भारत में कंपनी के अधिकारियों को भारत में कपड़ा उद्योग को हतोत्साहित करने और इसके साथ ही भारत से कच्चा रेशम को निर्यात करने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित करने का आदेश दिया। अंग्रेजों के इस तरह के क्रियाकलापों से बंगाल का वस्त्र उद्योग समाप्त हो गया। किसानों ने अत्यधिक राजस्व वसूली के कारण खेती करना बंद कर दिया। कंपनी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों से भू राजस्व वसूली का कार्य अधिक से अधिक बोली लगाने वाले महाजनों को दे दिया। परिणाम स्वरूप इन महाजनों द्वारा किसानों का भू राजस्व वसूली के लिए अधिक से अधिक शोषण होने लगा। इस शोषण से तंग आकर किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। किसानों के द्वारा खेती न किए जाने के कारण बंगाल में खाद्यान्न उत्पादन में अचानक गिरावट आ गई। बंगाल में उत्पन्न खाद्यान्न संकट के कारण 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल में बंगाल में लगभग 1 करोड़ आबादी भूखमरी की शिकार हो गई। उल्लेखनीय है कि इस समय बंगाल का गवर्नर कर्टियस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने द्वैध शासन पर इंग्लैंड की संसद में टिप्पणी किया था कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसी सभ्य सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितना भारत में कंपनी की सरकार। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के एम पनिक्कर ने इस काल को बेशर्मी और लूट का काल कहा है। लॉर्ड क्लाइव ने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए थे। क्लाइव के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों का विवरण निम्नलिखित है। भारतीय अधिकारियों से अंग्रेजों को उपहार प्राप्त करने पर रोक लगा दिया। लॉर्ड क्लाइव ने कंपनी के अधिकारियों द्वारा निजी व्यापार के लिए दस्तक के दुरुपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया। लॉर्ड क्लाइव ने 1767 में अंग्रेज सैनिकों को प्राप्त होने वाले दोहरे भत्ते को समाप्त कर दिया। अब यह दोहरा भत्ता केवल उन्हीं सैनिकों को दिया जाता था जो बंगाल प्रेसिडेंसी में कार्य करते थे। इस आदेश के खिलाफ अंग्रेज अधिकारियों और सैनिकों ने विशेष रूप से इलाहाबाद और मुंगेर के सैनिकों ने प्रतिक्रिया की। इसे ही श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी गई। यदि आपको हमारी ऑडियो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम आपके लिए आगे और ऑडियो क्लासेस दे सके। धन्यवाद।